हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। मैं अनुराधा जैन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आईएससी हिंदी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर ओवरव्यू करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आईएससी यानी 11 और 12, इसमें हिंदी एक ऐसा विषय है जो बच्चे लेने से थोड़ा कतराते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव कहता है, मैं पिछले 22 सालों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी जैसे विषय को लेकर चलिए। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है, हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अंक उठाना मुश्किल नहीं है। जितना कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, 11वीं और 12वीं में आते आते आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है हिंदी लिखने में। और जो बच्चे 90 को टच करते थे कक्षा 10वीं में, 12वीं में आते आते देखा है कि उनके 99 तक पहुंच जाते हैं। दूसरा कारण है कि हिंदी जो है, भारत के कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, कोई अन्य भाषा। तो यहाँ पर क्योंकि अंग्रेजी में 99 लाना इतना सरल नहीं है, पर हिंदी में आप ला सकते हो, तो यहाँ पर आपको एडमिशन के समय में सुविधा रहेगी। आप श्री राम की बात ले लीजिए, आपको अंग्रेजी और हिंदी में से केवल एक विषय, दिल्ली का श्री राम की बात कर रही हूं मैं, तो एक विषय चुनना है। और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खासकर यूपीएससी का ले लीजिए एग्जाम्पल, तो वहां पर हिंदी एक ऐसा विषय होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। जितनी ग्रामर आप 10वीं और 12वीं तक कर रहे हैं हिंदी की, उससे मिलती जुलती ग्रामर ही आपके उस पेपर में होती है। तो अगर आप हिंदी को लेकर चलते हैं तो आगे तक आपका ये साथ देगी। और अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं तो वहां पर पत्राचार भी हिंदी में होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि कक्षा और 11वीं और 12वीं में भी आपको हिंदी लेकर ही चलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं डिटेल में बताने जा रही हूं सिलेबस के बारे में। ये देखिए, आईएससी द्वारा निर्धारित पुस्तकें, यहां पर 5 पुस्तकें आपको नजर आ रही हैं। पहली है व्याकरण मंजूषा, ये व्याकरण से जुड़ी है। सारा आकाश, ये एक उपन्यास है, नॉवल है। राजेंद्र यादव का आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का एक ड्रामा है, नाटक है। और गद्य संकलन, ये कहानियों का संग्रह है। यहां पर देखिए काव्य मंजरी, आप नाम से ही समझ गए हैं, कविताओं की पुस्तिका है। देखिए व्याकरण तो आपको सबको पढ़नी है, इसके अतिरिक्त आपको 3 किताबें चुननी है। यहाँ पर 4 में से 3 किताबें लेकर चलनी है। तो ज्यादातर स्कूल यहाँ पर गद्य संकलन, काव्य मंजरी और सारा आकाश या आषाढ़ के एक दिन में से एक ले लेते हैं। अगर आप तीनों गद्य विधाएं ले लेंगी तो बड़े भारी भरकम हो जाएगा आपके लिए। काव्य को रखना ही चाहिए। कविताएं इतनी मुश्किल है भी नहीं है जिन्हें आप ना कर सके। तो यहाँ पर जो मैं आसपास के स्कूलों में देखती हूँ, तो यहाँ पर गद्य संकलन, काव्य मंजरी और सारा आकाश को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ एक स्कूल आषाढ़ के एक दिन को भी लेकर चलते हैं, पर यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती। ये दोनों गद्य और काव्य संकलन और गद्य मंजरी, ये दोनों कविताओं की और कहानियों की जो किताब है, बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 किताबें मैंने आपको दिखा दी हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो काउंसिल का जो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, सिलेबस की और सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको उस पेज का आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है आपका और सेक्शन बी है। क्लास 10वीं तक आपने 80 मार्क्स का पेपर दिया था। देखिए उसमें क्या था कि 40-40 का रेशो था, यहाँ पर 50-50 का है। आपका व्याकरण 50 अंकों को लेकर चल रहा है और आपका लिटरेचर जो है वो भी 50 अंकों का है। तो देखिए समय आपका 3 घंटे है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी भी। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन भी किया है। कॉम्पोजिशन 20 मार्क्स का है, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का आ रहा है, फिर आपकी ग्रामर 10 मार्क्स की है, और उसके बाद प्रश्नों को किस तरह से है, टेक्स्ट बुक कितनी लेनी चाहिए, सब डिटेल में दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बुक लिस्ट पूरी आ गई है। यहाँ पर देखिए आपकी व्याकरण मंजूषा का नाम है, सारा आकाश है, आषाढ़ का एक दिन है। इसके बाद गद्य संकलन की जो 10 कहानियां हैं उनके, ये एक्चुअली इसमें सब कहानियां नहीं है, इसमें 2 जो है, नंबर 7वें और नंबर 9वें पे आप देखिए। 7वें पे है क्या निराश हुआ जाए और 9वें पे है संस्कृति
क्या है? ये जो दो हैं ये विचारात्मक निबंध हैं। अभी तक आप कहानियां पढ़ते आए थे 10वीं तक, तो अब जो है विचारात्मक निबंध, ये बड़े ही सुंदर विधा है निबंध की, जिसे आप बड़ी रोचकता से पढ़ेंगे। बच्चों को पढ़ाने में मजा भी आता है और बच्चे इसको सुनते भी बड़े ध्यान से हैं। बाकी सभी कहानियां हैं और सरल हैं। इसके बाद काव्य देख लीजिए। काव्य में 10 कविताएं हैं आपकी। वही कबीर, सूर और तुलसी तो आपको नजर आ ही रही है, दिनकर भी आपके पढ़े हुए हैं। तो आपके जाने पहचाने कवियों की कविताएं यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर ओवरव्यू 2019 का लिया है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। चलिए, ये देखिए पेपर आपके सामने खुलकर आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कक्षा 10वीं की तरह 12वीं में भी आपको 3 घंटे मिल रहे हैं लिखने के लिए, और पर आपके अंक हैं 100। अब देखिए, इसका मतलब आपका लेखन का कार्य काफी बढ़ गया है। आपको 15 मिनट वैसे ही रीडिंग के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐसे हैं। ऐसे में आपको कक्षा 10वीं में मिल रहे थे 5 या 6 आपको ऑप्शन मिलते थे। यहाँ पर देखिए आपको कितने हैं, 6, 7, 8 तक मिल रहे हैं ऑप्शन आपको। इसके 2 पार्ट हैं, यहाँ पर एक करना है आपको इसमें से। यहाँ पर देखिए निबंध की शब्द सीमा जो है बढ़कर 400 हो गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है, लगभग डबल हो गई है। अंक भी आपके 15 से 20 हो गए हैं। तो आपको किसी एक विषय को चुनकर आपको उस पर निबंध लिखना है। आगे चलते हैं। अब अवतरण आ गया है। अवतरण में यहाँ पर देखिए आपका अवतरण जो है कहानी बेस्ड होता है, कहानी ही होती है, पर थोड़ा सा इसमें विचारात्मक आपको अंश नजर आएगा। यहाँ पर भी ये 20 अंकों का होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, अपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी इनके मिलते जुलते ये अंक रखे गए हैं 4, 4, 4। पर लास्ट वाला जो प्रश्न अगर आप देखेंगे उसमें आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। ये ऐसा ही प्रश्न होता है अंतिम अपठित गद्यांश का प्राय जो अंतिम प्रश्न होता है, क्या सीख मिलती है, आपने क्या सीखा, अपने विचार प्रकट कीजिए, ऐसा ही होता है। और बाकी प्रश्नों में देखिए आपका डिवीजन किया हुआ है। यहाँ पर अगर डिवीजन किया हुआ है, अगर एक प्रश्न को विभिन्न भागों में बांटा गया है, तो इसका मतलब हर हिस्से के अपने अंक हैं। आपको उन अंकों को ध्यान में रखकर ही उत्तर देना होगा। इसके बारे में जब मैं अगले वीडियोस बनाऊंगी सविस्तार बताऊंगी। आगे चलते हैं। आपका आ जाता है व्याकरण का हिस्सा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10 अंक हैं और 10 के 10 काफी स्कोरिंग होते हैं। बस आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये नंबर 3 ही रहता है। ग्रामर के 3 प्रश्न है, पहला निबंध, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा ग्रामर का हिस्सा है और 10 मार्क्स का है ये वाला आपका। यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्ध कीजिए। अभी तक कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक जो भी आपने ग्रामर सीखी है बचपन से लेकर, उसका सारा निचोड़ यहाँ पर नजर आ जाता है। हर तरह की मिस्टेक आपको नजर आएगी यहाँ पर शब्दों के वाक्यों के अंदर। आपको पहचानना होगा लिंग की समस्या है यहाँ पर, या आपका विशेषण संबंधी अशुद्धि है, वाक्य संरचना में कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में, इन वाक्यों को शुद्ध करना है, इसमें ध्यान देना होगा। अगर आपकी एक भी मिस्टेक इसमें रह गई तो आपका वाक्य पूरा रॉन्ग कर दिया जाएगा। सही तो सही, गलत तो गलत, कोई हाफ मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो ये आप प्रैक्टिस से ही पा सकते हैं। इसी का दूसरा हिस्सा है प्रश्न नंबर 3 का ही दूसरा हिस्सा, ये ए है और बी, ये भी 5 अंक का है। मुहावरे, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है, प्रयुक्त कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये भी 5 अंक हैं आपके। यहाँ पर 5 मुहावरे मिले हैं। अधिकतर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या मुहावरों को लेकर होती है। यहाँ पर देखिए अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अर्थ लिखना है, पर सही तरीका होता है कि आप अर्थ लिखें फिर वाक्य बनाइए। पर बच्चों को अर्थ याद नहीं होते, वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ वाक्य बनाकर भी अपने उस अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। तो अपने वाक्य के द्वारा ही मुहावरे को स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि अलग से अर्थ ऐसा कुछ पूछा भी नहीं, आपका वाक्य अर्थ को स्पष्ट करे, बस ऐसा होना चाहिए। तो इस मुहावरों के ऊपर मैं खास तौर पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मुहावरों को लेकर सब अटक जाते हैं। बाकी उनके लिए सब इजी रहता है, मुहावरों में मेरा मुंह ताकते हैं कि मैं उनके लिए वाक्य बनाऊं। तो उसके लिए भी कोई ना कोई उपाय अगले वीडियोज में किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सेक्शन बी 50 अंक हैं यहाँ पर, और आपको देखिए 50 अंक हैं और आपके प्रश्न मिल रहे हैं 3 × 4 12 प्रश्न मिल रहे हैं आपको। और आपने 3 किताबें की हैं, इसका मतलब आपके पास 9 प्रश्न हैं। 9 में से आपको करने कितने हैं? केवल 4। इसका मतलब कितनी ज्यादा चॉइस है आपके पास।
आपके पास चॉइस इतनी है कि आप आराम से अपना मनपसंद प्रश्न इसमें से निकाल सकते हैं। इसका मतलब जब 3 किताबें हैं तो आपको हर किताब से एक प्रश्न जरूर करना है, और बाकी एक जो बचता है वो किसी भी बुक से ले सकते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, जो आपकी बुक बिल्कुल जो सब्जेक्ट आप जो विषय जिस कहानी को आप बिल्कुल पकड़ में रखे हुए हैं उसी को लीजिएगा। गद्य संकलन में अब इसमें देखिए पैटर्न है। पहला जो प्रश्न है, ये पैटर्न जो फर्स्ट वाला है, हर किताब का पहला प्रश्न ऐसा ही होगा, अवतरण बेस्ड है, जो पिछले 3 साल पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। जो अवतरण बेस्ड होता है ये काफी स्कोरिंग होता है। आपको पंक्ति दे दी गई है 10 की तरह ही, पर यहाँ पे डिवीजन देखिए मार्क्स का। जो पहला प्रश्न है 1.5 है, 3 भाग है, इसका मतलब हर भाग का आधा अंक है। दूसरा 3 मार्क्स का है, तीसरा 3 मार्क्स का है ये भी, और चौथा 5 का है। तो ये टोटल अगर आप इसको कर लेते हैं 5, 3, 3, 1.5, इसका 1.5 मार्क, ये 12.5 हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी अवतरण पूछे जाएंगे हर किताब से, और पहला प्रश्न हर किताब का यही होगा, ऐसा ही इसी तरह का होगा, तो यहाँ पे 12.5 मार्क्स का आपका अवतरण है। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए, 12.5 मार्क्स का है। यहाँ पे भी 12.5, उससे अगला भी 12.5 है। 12.5 इंटू 4 कर लीजिए तो कितना हो गया, 50। तो आपका लिटरेचर भी 50 और आपका लैंग्वेज भी 50 हो गया। तो आगे थोड़ा चलकर देख लेते हैं इन चीजों पर। देखिए काव्य का आ गया, काव्य का भी अवतरण इसी प्रकार आया, 1.5, 3, 3, 5, इसको आपको लिखना है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने देखा है बच्चों के अंकों के ऊपर, अवतरण करने से मार्क्स उनके काफी अच्छे हो जाते हैं। और ये प्रश्न जो है आप देख रहे 12.5, इसका मतलब ऐसे टाइप आपके उत्तर होने चाहिए। 2.5 पेज के आंसर हो जाते हैं। अब इतना बड़ा जब आपको लिखना, इतना ज्यादा लिखना होगा, तो आप देखिए सबसे ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है राइटिंग स्पीड, क्योंकि आपको आता सब कुछ होगा। अधिकतर बच्चों की समस्या होती है पेपर इनकम्प्लीट रह जाना। तो यहाँ पर देखिए सारा आकाश में भी सेम ऐसे ही पैटर्न आ रहा है। ये उपन्यास है, इसके बाद आषाढ़ का एक दिन। तो हमने देखा है लास्ट तक 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 व्याकरण के हैं, 12 आपके लिटरेचर के हैं। उनमें से 9 में से आपको केवल 4 करने हैं। 12.5 इंटू 4 आपके हो जाते हैं टोटल 50। तो यहाँ पर देखिए, ये आपने पूरा जब पेपर देख लेते हैं तो आपको अपने आप समझ आ जाना चाहिए। ये जो आपका हिंदी का पेपर है, आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। जितना आप लेखन का प्रयास करेंगे उतनी आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको हिंदी सिलेबस क्लास 11 एंड 12 ISC और आपको पेपर का एक ओवरव्यू भी कर दिया है, ताकि आप समझ सकें कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या पढ़ना है। मैं अपने अन्य वीडियो में किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, एक एक विषय को लेकर आपको सविस्तार जानकारी दूंगी। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य उसको कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में कर सकूं। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।